हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत हम बात करें तो मैगस्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन स्रोत के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जो कि मौर्य काल के बारे में बहुत अच्छी, बहुत स्पष्ट जानकारियां देता है। क्योंकि मैगस्थनीज मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत उनकी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, पाटलिपुत्र में रहा था, और उसने अपना आंखों देखा वर्णन काफी प्रस्तुत किया और किताब लिखी। इसलिए इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। इसकी तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी की जाती है और दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग जब मैंने पिछली क्लास ली थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेकर के, तो मुझे लगा कि मैगस्थनीज के इंडिका पर भी आपको चर्चा कर देनी चाहिए, जो कि आप लोगों के जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो क्लास को लाइक कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज की इंडिका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। यहां पर एक नीचे नाम लिखा हुआ है, यूगेन अलेक्जेंडर स्वैनबैक मैगस्थनीज, ठीक है। ये कौन है? एक्चुअली में स्वैनबैक मैगस्थनीज ने अपनी एक इंडिका तो लिखी थी, लेकिन वो इंडिका सही मायने में मौजूद नहीं रही, बल्कि उसके अलग अलग जगहों पर उद्धरण प्राप्त हुए, जिनको अलग अलग लेखकों ने अपनी किताबों में कंपाइल किया, उनकी बातों को, मैगस्थनीज की बातों को डाला, और बाद में जाकर के इन्हीं स्वैनबैक ने उन सारे उद्धरणों को सारी किताबों से, सारे लेखकों से उठा करके एक जगह पर कंपाइल करके लिख दिया और उसका नाम रखा मैगस्थनीज की इंडिका, ठीक है ना। यानी कि मैगस्थनीज ने अपनी ओरिजिनल किताब इंडिका में जो बातें कही हैं, वो ओरिजिनल किताब तो मौजूद नहीं है। तो इस स्वैनबैक ने उस किताब के जहां जहां पर प्रसंग हैं, जिन जिन किताबों में, जिन जिन लेखकों की किताबों में, वहां से उठा करके एक जगह कंपाइल कर दिया है, ठीक है ना। इसलिए यह नाम आपके सामने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वैनबैक है कौन, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्वैनबैक जो आपके मैगस्थनीज का नाम नहीं है, बल्कि सिंपल सा मैगस्थनीज का एक कहा या किताब का कंपाइलेशन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, एक सामान्य जानकारी के तौर पर और दूसरा मौर्यकालीन स्रोत के रूप में मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में। पहली बात आती है कि मैगस्थनीज था कौन। ध्यान रखना, मैगस्थनीज के बारे में हम चर्चा करें तो यह ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। आप अच्छे से जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो झेलम नदी के किनारे से ही पहले ही वो यहां से चला गया। भारत पर यानी कि मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन उसने उससे आने से पहले अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा क्षेत्र जीत लिया था। और जब उस सिकंदर यहां से वापस चला गया, बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हो गई, तो यहां का जो उत्तर, आपके पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है, वो उनके उत्तराधिकारियों को, उनके सेनापतियों को मिल गया, और उनमें से एक कौन था? सेल्यूकस, जो उस क्षेत्र का शासक था। बाकी आप बात अच्छे से जानते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस हारा था, और सेल्यूकस के हारने के साथ ही सेल्यूकस ने अपनी एक बेटी की शादी आप चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। कहीं कहीं उसका नाम मिलता है हेलेना के नाम से, ठीक है ना। एक तो ये रहा। दूसरा, उसने अपने साम्राज्य के 4 बड़े प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए। बदले में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सोचिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए थे। और उसी समय सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा,
मौर्य दरबार में भेजा, जिससे कि दोनों के आपसी संबंध अच्छे बने रहें, दोनों रहें। तो ये आपके 304 से लेकर के मेगास्थनीज जो है आपके 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक उनके दरबार में रहा, यानी कि लगभग 5 साल वो यहां पर रहा था। और उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की और यहां से जाने के बाद उसने एक किताब लिखी, ठीक है ना। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका, ठीक है ना। लेकिन यह इंडिका जो मूल पुस्तक है, ध्यान रखना दोस्तों, यह मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है। मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसके उद्धरण, इसके प्रसंग जिन जिन लेखकों ने उस समय ओरिजिनल पुस्तक पढ़ी थी, उसकी बातों को उन लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में डाल दिया, ठीक है ना। और डालने के बाद यह किताब तो नष्ट हो गई। तो बाद में जाकर के जब पता चला कि एक व्यक्ति को उन्होंने तो क्या किया, सारी की सारी किताबों से अच्छे अच्छे प्रसंग निकाल करके एक जगह कंपाइल कर दिया और उसको नाम दे दिया मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है ना। तो मैं वही साम्राज्य के संदर्भ में, सारी चीजों के संदर्भ में इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि मेगास्थनीज की इंडिका का, यानी कि जो मैं कहूं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, ध्यान रखना, यह मूल पुस्तक नहीं है, मूल पुस्तक नहीं है। इसके जो प्रसंग या उद्धरण हैं, उद्धरण, ये आपके अलग अलग लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा। उनमें कौन कौन है? एरियन है, स्ट्रैबो है, प्लूटार्क है, जस्टिन है। एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो इत्यादि लेखकों ने अपने किताबों में लिखा। डायोडोरस इनकी किताबों में है, की पुस्तकों में है, ठीक है ना। बाद में जाकर के इसके प्रसंग को लेकर के एक जो व्यक्ति हैं डॉक्टर स्वानबेक, उन्होंने 1846 में डॉक्टर स्वानबेक ने इन सभी का संकलन किया, और इसे एक पुस्तक का रूप दिया और उसका नाम रखा इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका नाम इन्होंने फिर से रख दिया। वही जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, मेगास्थनीज इंडिका। लेखक कौन है? स्वानबेक मेगास्थनीज कह सकते हैं, ठीक है ना। ये संग्रहित किया गया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसी के साथ में दूसरी चीज 1891 में 1891 में एक व्यक्ति और आए, उनका नाम था मैक्रिंडल। कौन है? मैक्रिंडल। और मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी का अनुवाद किया। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी, सारी चीजें क्लियर है। अब चूंकि ये 5 साल मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहा, वहां से उसने वहां का प्रशासन, वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की आर्थिक व्यवस्था, वहां की सारी चीजों की जानकारी ली, उसको जाकर के फिर अपनी किताब में संग्रहित किया। इस तरीके से उसने सारी चीजों के बारे में चर्चा की। अब यहां पर मैं एक पॉइंट आपको और बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं कहूं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना किए जाए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना करें, तो इसने, ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा जो चीजें दी हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, ध्यान रखना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसमें सीमा
यानी कि मौर्य साम्राज्य की सीमा नहीं है। ये मैंने कल आपको बताया था, नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में यह सीमा के बारे में चर्चा की गई है, सीमा के बारे में बताया गया है कि क्या है, किस तरह की सीमा है, कहां तक है। दूसरा, इसके बारे में कहें तो इन्होंने नगर प्रशासन की कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि इन्होंने नगर प्रशासन की पूरी जानकारी दी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, नगर प्रशासन की पूरी जानकारी दी है, ठीक है ना। तीसरी, इन्होंने कोई भी किसी भी शासक की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी, व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी, और इन्होंने ये तीनों दी है। तो इस मामले में, इन तीन चीजों के मामले में यह बिल्कुल अलग है। यानी कि मौर्य साम्राज्य की सीमा, मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की शासक की व्यक्तिगत जानकारी, इसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में प्रॉपर तरीके से दिया है। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, ध्यान रखना, कुछ जानकारियां, कुछ सूचनाएं मेगास्थनीज की गलत और भ्रामक भी हैं, गलत और भ्रामक भी हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज में क्या अंतर है, तो ये अंतर है, किस तरीके से हैं ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और आराम से इसको तैयार करके आप लोग रख सकते हैं, समझ सकते हैं। एवरीबॉडी इट इज ओके, क्लियर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके एक एक करके सारी चीजों के बारे में, कि आखिर अब इसने जानकारी दी है तो वो क्या क्या जानकारी दी है, कैसे कैसे जानकारी दी है, किस तरीके से जानकारी दी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण मैं सूचना जानकारी आपको देना चाहता हूं कि आप में से जो सभी छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके वैकल्पिक विषय में 300 से ज्यादा नंबर आए, प्लस वो चाहते हैं कि जीएस के प्रारंभिक परीक्षा में प्री में 20 क्वेश्चन जो इतिहास के आते हैं वो सॉल्व हो जाएं, जीएस के आपके मेंस में लगभग 200 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट 200 अंक के प्रश्न होते हैं, चाहे वो जीएस का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 4 हो, या फिर निबंध हो। इनको लेकर के 200 अंक का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, और जिनका स्तर आपके जीएस के लेवल से, सोचिएगा जीएस का जो इनका जो लेवल है वो ऑप्शनल के लेवल से कहीं ज्यादा है, और सिलेबस ऑप्शनल से भी ज्यादा है जीएस का। उस कंडीशन में अगर चाहते हैं कि जीएस में बेहतरीन नंबर आ जाए, प्रारंभिक परीक्षा आपकी पास हो जाए, और ऑप्शनल में भी 300 से ज्यादा नंबर आकर के सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए, तो आप इस डेफिनेट तरीके से डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 का बैच है, 20 मई से इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अभी हमने केवल आपके 4 क्लासेस में इंट्रोडक्शन अभी डिस्कस किया है। मंडे से प्रॉपर तरीके से आपकी, यानी कि आज से प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मात्र 15,999 रुपए फीस है, और इसके लिए आपको मेरा कोड लगाना है, तो मेरा गाइडेंस तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ गाइड, प्रॉपर तरीके से। और क्लास डेली आपकी दोपहर में 1 बजे होती है। इसमें आपको क्लास और टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, मटेरियल है, मैपिंग की सेपरेट क्लास है, पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस, मॉडल क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस, फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के माध्यम से आपके एक एक अंक को इंप्रूव करना, और डेफिनेट 300 से ज्यादा मार्क्स आपको दिलवाना, ये इस बैच का प्लान है प्रॉपर तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो मैं तो एश्योर करूंगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करके इतने नंबर लाने की तरफ आप बढ़िए, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इतिहास पढ़ें या ना पढ़ें,
वैकल्पिक विषय। लेकिन जीएस का जो सिलेबस है वो वैकल्पिक विषय से ज्यादा है और उनका जो क्वेश्चन का लेवल है, पेपर उठा करके देख लीजिए, विश्वास ना हो दोनों की तुलना कीजिए। मैं तो खुलेआम कहता हूं, प्री का पेपर उठा के देख लीजिए या मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, जीएस का और ऑप्शनल का, अगर ऑप्शनल से ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न ना आते हो तो कहिएगा। इसका मतलब क्या है, आपको जीएस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल से भी। और जब उतना ही पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पढ़ना है, तो पूरा जीएस ही पढ़ना है। तो उसी में से आपका सिलेबस को फिल्टर करके, यानी कि लगभग 3/4 सिलेबस, 2/3 सिलेबस तैयार करके आपका बैकअप विषय तैयार नहीं हो जाएगा। क्यों अपडेट करना है इसको, क्यों टेक्निकल चीजों की तरफ बढ़ना है, क्यों अदर दर की चीजें करनी है। यानी एक ही चीज से दोनों शिकार आपके तैयार, यानी कि प्री भी तैयार, मेंस भी तैयार, ऑप्शनल भी तैयार, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है ना? तो इस बैच को भरोसे के साथ ज्वाइन करिए, बेहतर रहेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये रहा, यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैच ज्वाइन करने से पहले एम के लाइव कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि ये मुझे आपसे, आपको मुझसे पर्सनली जोड़ता है। ठीक है ना? डिस्काउंट भी मिलेगा, पर्सनली चीजें भी मिलेंगी। और ये टेलीग्राम का बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मौर्य काल के स्रोत के रूप में इंडिका। मौर्य काल के स्रोत के रूप में इंडिका प्रशासन, प्रशासनिक सीमा, उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम तरह की चीजों के बारे में यह जानकारी देता है। तो एक एक करके हम इसमें चर्चा करते हैं, आप यहां पर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो यह मौर्य साम्राज्य की सीमा को बताता है। मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करता है, विशेषकर वो सीमा जो कि आपके कहां की है, पूर्वोत्तर पश्चिमी सीमा के बारे में। पूर्वोत्तर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर, पश्चिमी सीमा के बारे में बताता है। और पश्चिमी सीमा के बारे में बताता है कि इसमें सोचिए, सेल्यूकस ने 4 राज्य दहेज में दिए थे। और सिस्टमेटिक तरीके से समझिए बेटा, डराने वाली बात नहीं है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ करके चीजों को दिमाग में सेट कर लीजिए एक एक करके। ठीक है ना? कौन कौन से राज्य हैं? अर्कोसिया, जिनका नाम मिलता है अर्कोसिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कंधार। अर्कोसिया कंधार है। जैड्रोसिया, जैड्रोसिया, जैड्रोसिया क्या कहते हैं? बलूचिस्तान। ठीक है ना? एरिया किसे कहते हैं? हेरात प्रांत को, एरिया हेरात। और एक है पेरोपनिस्डाई, पेरोपनिस्डाई किसे कहते हैं? काबुल को। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है, ये आपके मौर्य साम्राज्य की सीमा बन चुकी थी। ये इसमें दिया गया है। और इसकी पुष्टि, ध्यान रखना, इसकी पुष्टि कहां से होती है? अशोक के अवलेखों से होती है। तो ऐसे ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपका बेहतरीन स्रोत है। अशोक के अवलेखों से इसके बारे में पूरी जानकारी हमको मिलती है। क्लियर है? दूसरी चीज, अब यहां के इस साम्राज्य के शासक के बारे में जानकारी देता है। तो बताता है कि आपका मौर्य साम्राज्य का जो शासक का जो नाम है, नाम, उसका नाम बताता है ये सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त कहते हैं। चंद्रगुप्त को इसने क्या नाम दिया है? सैंड्रोकोटस, जिसे विलियम जोन्स ने और अन्य लोगों ने उससे डिनोट किया था कि यही है सैंड्रोकोटस। यही बताता है कि यहां का जो शासक है, इसका अंगरक्षक, अंगरक्षक महिलाएं हुआ करती थी। महिलाएं, यानी कि एक प्रकार से विषकन्याएं टाइप की हुआ करती थी। यह भी जानकारी यही देता है।
यानी कि विष कन्याओं को इसके बॉडीगार्ड के तौर पर रखा जाता था। ये इनकी जानकारी मिलती है शासक के बारे में। उसके बाद ये जानकारी देता है आपके किसकी, ध्यान रखना, उसके बाद जानकारी देता है आपके पाटलिपुत्र नगर की, कहता है कि यह सूसा एवं एक बतना से भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सोचिएगा, सड़कें चौड़ी हैं, ठीक है ना, द्विमंजिला मकान है, ठीक है ना, लाइट की व्यवस्था की गई है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत विशाल है, उसके अलावा ये कहता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के महल यानी कि राजमहल की भी जानकारी देता है, राजमहल, और इसके बारे में कहता है कि यह सूसा और एक बतना से भी सुंदर है। सूसा एवं एक बतना, जो कि इसके अपने राज्य में महल थे रोम साम्राज्य के, उससे भी बताता है कि उससे भी सुंदर है। और इसे ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कहा गया है कि यह मूर्तियों एवं चित्रों से सुसज्जित किया गया था। ये इसमें साफ साफ कहा गया है, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो ये सारी चीजें बताई गई है, और बाकायदा उसकी लंबाई चौड़ाई भी बताई है उसने, इसकी लंबाई चौड़ाई भी बताई है, ये सारी चीजें उसने बताई हैं। बताया गया है कि लगभग 15 स्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा था और 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर के लंबा था। 16 बाई आपका 16 इंटू 3 किलोमीटर का है आपका 80 इंटू 15 स्टेडिया नाम दिया गया है, स्टेडिया, ये आकार बताया गया है उसका, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हो गया। इसके अलावा उसने जो बात बताई है वो है आपके नगर प्रशासन की। अगर नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे तो उसने कहा है कि पूरे नगर का प्रशासन 6 समितियां करती थी, और उन 6 समितियों में आपके 5x6 के हिसाब से 30 सदस्य होते थे, यानी 30 सदस्यों वाली 6 समितियां इसमें काम करती थी। कौन कौन सी थी? IFC, TBS। IFC बोले तो एक पहली जो समिति है, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सा नाम है 6 समितियों का, हम जो कहते हैं उद्योग, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग से संबंधित है। F से विदेशी लोगों से संबंधित है, विदेशी लोग। ये जनसंख्या से, सेंसस से मतलब है इसका, जनसंख्या। एक ये व्यापार से संबंधित है, एक है कालाबाजारी से संबंधित, ब्लैक मार्केटिंग, और एक है आपका बिक्री कर से संबंधित। तो ये 6 समितियां बताई हैं, इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, सेंसस, ट्रेड, ब्लैक मार्केटिंग एंड सेल्स टैक्स, इनके बारे में उसने बताया है। और कहा है कि इससे सब कुछ माफ कर सकते हैं, अगर किसी ने कर की चोरी की तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, यह उसने साफ साफ कहा है। तो मृत्यु दंड केवल एक ही संदर्भ में दिया जाता था कि जो कोई बिक्री कर की चोरी करेगा। इसका मतलब है वो राज्य को, शासक को कमजोर करना चाहता है, इसका मतलब यही था। और राजद्रोह इसी को माना गया एक तरीके से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह जानकारी दी गई। इसके अलावा अगर अब बात करें तो इसने जिला प्रशासन की भी जानकारी दी है, जिला प्रशासन पर। और जिला प्रशासन के इसने 2 अधिकारी बताए हैं, एग्रोनोमोई और एस्टिनोमोई।
ये रहे एग्रोनोमोई और एस्टीनोमोई, दो इसने अधिकारी बताए। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी है, जिसे हम डीएम कहते हैं, ठीक है ना। और एस्टीनोमोई ये है आपका यातायात अधिकारी, परिवहन अधिकारी, यातायात अधिकारी, ये रहा। तो इस तरीके से उसने इन सब चीजों का वर्णन किया है, ठीक है ना। इसके अलावा उसने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई है, उसने सैन्य प्रशासन की जानकारी दी है। सैन्य प्रशासन, उसके लिए भी बताया कि 6 समितियां होती हैं, 6 समितियां आपके 30 सदस्यों की, इसके लिए भी उसने, ठीक है ना। चतुरंगी सेना तो है ही है, पैदल रथ हाथी वगैरह, सोचिएगा पैदल रथ हाथी ये तो है ही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपकी अश्व, नौसेना और रसद, ये 2 चीजों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी है। रसद यानी कि सामग्री पहुंचाने वाली अलग से एक व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये उसने इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया है, ठीक। अब इसी के अलावा बात करें तो उसने राजस्व व्यवस्था के बारे में बात की है। राजस्व के बारे में उसने कहा था कि जो भूराजस्व कर है वो लगता था आपका 1/4, बोले कि 1/4 कर लगाया जाता था राजस्व प्रशासन के बारे में, जो भूराजस्व है, जबकि हकीकत में 1/6 होता था। ये 1/4 बताता है। क्लियर। ये इसके संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में कुछ कुछ इसने जानकारी दी है। अब बात करें इसके, हम बात करें तो देखिएगा इसके अंतर्गत इसने समाज के बारे में क्या कहा। इसने समाज के बारे में कहा कि यहां पर 7 वर्ण हैं, 7 जातियां या वर्ण हैं, 7 जातियां या वर्ण हैं, जो कि गलत है। ये इसकी गलत जानकारी है, ठीक है ना। ये कहता है कि यहां पर अकाल नहीं पड़ते, नहीं पड़ते, ठीक है ना, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये कहता है कि यहां दास प्रथा नहीं थी, नहीं थी, ये भी गलत है। यानी कि समाज के बारे में इसकी जानकारी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यहां की व्यवस्था को जानता ही नहीं था, क्योंकि यहां पर दासों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाता था कि आम आदमी या घर के सदस्य के तौर पर उसको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल था कि कौन दास है और कौन घर का परिवार का सदस्य है। इस तरह से अकाल नहीं पड़ते थे क्योंकि यह नगर में रहा, कभी बाहर जाकर के देखा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 12 वर्ष लंबा अकाल पड़ा था। 7 जातियां या वर्ण, इसने काम करने वाले विभिन्न वर्गों को ही जातियां मान लिया, वर्ण मान लिया अलग अलग तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है ना। तीसरा देखा जाए तो इसने आपके आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसने बताया है सोने की खदान के बारे में जानकारी दी, सोने की खदान के बारे में जानकारी, सोने की खदान थी, ठीक है ना। सोने की खान के बारे में कि पर्याप्त मात्रा में सोना निकाला जाता था, ठीक है ना। ये सोने को निकालने वाली चींटियों के बारे में जानकारी देता है, सोने निकालने वाली चींटियों के बारे में जानकारी देता है कि चींटियां सोना निकालती थी, जानकारी देता है कि खदानों से सोना निकालने का काम कौन करता है, ये रही, ठीक है ना। एक प्रमुख जो खदान है उसका नाम बताया था इसने दुर्दिस्तान, दुर्दिस्तान, ये इसने खदान की जानकारी दी है दुर्दिस्तान के बारे में, जो कि कश्मीर में थी, ठीक है ना। ये आपके प्रमुख राजमार्ग की जानकारी देता है, प्रमुख बताता है कि प्रमुख राजमार्ग कौन सा है, आपका उत्तरापथ, इसकी जानकारी देता है कि यह व्यापार का बहुत बड़ा, उत्तरापथ का जो वर्णन है बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था इसका वर्णन, सारी चीजें,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें उसने बताई हैं। ठीक, इसके अलावा धर्म के बारे में, यह कृष्ण और शैव इन दोनों की चर्चा करता है। कृष्ण को इसने शैव को इसने डायनोसिस कहा है, डायनोसिस, और इसको कहा है डायमेकस। कहता है कि आपके मथुरा के क्षेत्र में हर घर में कृष्ण की पूजा होती है। तो इसकी जानकारी बाकायदा उसने दी है, इनके शब्दों का नाम किया है। कृष्ण पूजा या वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों के बारे में जानकारी दी है। कला संस्कृति के बारे में कोई विशेष जानकारी यह नहीं दे पाया है। तो कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन उसकी सही जानकारियों की सही स्पष्ट समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मूल किताब ना होने के कारण इसकी सही जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। इसलिए इसको हम एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर नगर प्रशासन, विशेषकर सैन्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य की सीमा के बारे में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बिना हम मौर्य साम्राज्य को नहीं समझ सकते। तो बहुत सारी जानकारियां इसने दी हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह बताता है कि मौर्य साम्राज्य में सभी लोग नैतिकता का बहुत अच्छे से पालन करते थे। मौर्य काल में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना। मौर्य काल के लोग बड़े सद्गुण संपन्न थे, बड़े अच्छे व्यवहारिक थे। ठीक, ये सारी चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में बड़े अच्छी अच्छी बातें कहता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। साथ के साथ में आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं कि 17 मई 2024 से आपका सुबह मॉर्निंग का हिंदी का 8वां बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 2025 और 2026 को टारगेट करने के लिए है। यानी कि अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर इसकी फीस मात्र 27,999 रुपए होगी, जिसमें 18 किताबों का सेट इसमें इंक्लूड है। तो इसको जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें 4 स्टेज में प्रॉपर तरीके से आपकी रणनीति बनाई गई है, जिससे कि आपको सही तरीके से तैयारी करवा करके सफलता सुनिश्चित की जा सके। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए और कम पैसे में। यानी कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्री मेंस की अलग से रेगुलर रिवीजन क्लासेस जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, CSET की क्लास, निबंध की क्लास, कंपलसरी पेपर की क्लास, आपके हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, बुक्स का सेट, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। इसके लिए जो मार्केट में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको मात्र 27,999 घर बैठे आपको उससे बेहतर क्वालिटी के साथ क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यही स्टडी IQ IAS का क्या है, अफोर्डेबल प्राइस पर आपको IAS की तैयारी करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें अगर आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको पर्सनल गाइड करने के लिए भी तैयार हूं। आप मुझसे जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, मेरे साथ ट्रस्ट है, तो इस बैच को 17 तारीख से मेरे साथ ज्वाइन करिए। मैं आपको हिस्ट्री की क्लास के साथ इस बैच को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो भरोसे के साथ इस बैच को ज्वाइन करिए, सफलता सुनिश्चित कीजिए। ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेल ID पर। ठीक है। लेकिन इस कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिए, अन्यथा डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा गाइडेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी आप समझदार हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।